एक दिन दुनिया में सब कुछ रुक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। दुनिया तबाह हो गई, बैंक बंद हो गए और शॉपिंग मॉल्स अंधेरे में डूब गए, क्योंकि एक बहुत ही मैसिव साइबर अटैक पूरी दुनिया को तबाह कर चुका था। सारे सरकारी सिस्टम भी खराब हो गए, इंटरनेट से जुड़ी हर चीज खत्म हो गई। अमीर लोगों ने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारें बना ली, जबकि गरीब और क्रिमिनल्स को शहर से बाहर निकाल दिया गया। अब शहर के बाहर ना रोशनी है और ना ही खाना। क्रिमिनल्स हर शहर से बाहर निकलने वालों को लूटने लगे थे और गरीबों की हालत और भी बुरी होती जा रही थी। जब कुछ भी खाने को नहीं बचा तब लोग एक दूसरे को ही मार कर खाने लगे और अब जिंदा रहे लोगों का सिर्फ एक ही नियम है, किसी भी तरह अपने आप को बचा कर रखना। अब यहाँ पर सरवाइव करने वाले लोगों में जॉन नाम का एक बंदा होता है, जो कि क्रिमिनल नहीं है बल्कि एक गरीब आदमी है। हालांकि उसने मेहनत करके खुद को इस काबिल बना लिया कि वे शहर के अंदर भी जा सकता है। सिटी के बाहर कुछ लोग मिल्कमैन का भी काम करते हैं, जिनका काम एक शहर से दूसरे शहर तक सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना होता है। सामान की सप्लाई करते वक्त कुछ लोग सप्लाई को लूटने का काम भी किया करते थे। जॉन भी एक मिल्कमैन होता है। जॉन सामान लेकर जब न्यू सैन फ्रांसिस्को पहुँचता है तब उसकी मुलाकात शहर के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर रेविन से होती है। रेविन चाहती थी कि जॉन न्यू शिकागो से उसका एक पैकेज रिसीव करके ले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं रेविन को पता था कि जॉन से बेहतर इस काम को कोई और नहीं कर सकता था। वे रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का सामना करने की काबिलियत रखता है। रेविन इस काम के लिए जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता ऑफर करती है। हालांकि ये मिशन उसके लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता था, लेकिन वहाँ की सिटीजनशिप पाने का ऑफर मिलने के बाद थोड़े ढोंग करते हुए जॉन इस डील के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि जॉन बचपन से ही उस सिटी में रहना चाहता था और एक नॉर्मल लाइफ को जीना उसका सपना था। यहाँ पर उस पैकेज को रिसीव करने के बदले में नागरिकता देने का एक ही मतलब होता है कि उस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क है और रास्ता भी बहुत ही लंबा था, जिसके लिए रेविन जॉन को 10 दिन का टाइम देती है और साथ ही वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर वे एक दिन भी लेट हुआ तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। उस डील के दौरान रेविन अपने हस्बैंड नोवा और बेटी डव को जॉन से मुलाकात करवाती है, जिसके बाद वे सभी एक साथ बैठकर लंच करते हैं। लंच के बाद जॉन उस पैकेज को रिसीव करने के लिए निकल जाता है। तब रेवन का असली रूप सामने आता है। रेवन का हस्बैंड और बच्चे ये सब कुछ झूठ था। हस्बैंड और बच्चा बस रेवन के एक प्लान का हिस्सा था, ताकि वे जॉन को इमोशनली अपने काम के लिए मना सकें और उसे ऐसा लगे कि रेवन को उस पैकेज की काफी ज्यादा नीड है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर के बाहर एक सिबलिंग्स जिनका नाम लाउड और काइट है, वे एजेंट स्टोन से बचकर भाग रहे हैं और कुछ देर भागने के बाद वे एजेंट उन दोनों की कार में ब्लास्ट करके उनका एक्सीडेंट करा देता है, जिस कारण वे दोनों पकड़े जाते हैं। तब एजेंट स्टोन उन्हें एक चॉइस देता है कि या तो वे दोनों को मार देगा या फिर उन दोनों में से किसी एक को मारना होगा। अब प्रेशर में आकर लाउड अपने आप को शूट कर लेता है ताकि वे अपनी बहन काइट को बचा सकें। उधर जॉन अपने एक पुराने दोस्त टॉमी के पास न्यू शिकागो के रूट की मैप्स लेने के लिए जाता है। तभी उस मैप के बारे में सुनकर टॉमी जॉन को वार्न करता है कि वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन जॉन टॉमी की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने लंबे सफर के लिए निकल पड़ता है। जॉन लॉस वेगास से होते हुए न्यू शिकागो के लिए जा रहा होता है। तभी जॉन की मुलाकात काइट से होती है, जिसने अपने गन पॉइंट पर जॉन को रोक लिया था। अब उसको देखकर जॉन ये समझ गया था कि वह किसी न किसी से बचकर भाग रही है। अब उसी दौरान उन दोनों की मुलाकात लॉस वेगस के रूलर स्टीव लूथ से होती है। असल में स्टीव एक साइकोपैथिक क्लोन है। स्टीव टूथ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जॉन डिसाइड करता है कि वह काइट से लड़ने के बजाय उन दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि वे दोनों इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, जिसके लिए वे राजी भी हो जाती है। हालांकि मौका देखते काइट जॉन की कार एविलियन को लेकर भागने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जॉन एक साथी आदमी है। अब जॉन बिना वक्त गए किसी न किसी तरह काइट को रोक लेता है और कुछ देर बाद जब जॉन और काइट दोनों स्टीव टूथ को चकमा देकर भाग रहे थे, तब उनका पीछा करते हुए स्टीव टूथ जॉन की कार को पंचर कर देता है। अब ना चाहते हुए भी जॉन और काइट को लॉस वेगस में ही स्टीव टूथ से छिपना पड़ता है। अब अचानक से स्टीव टूथ को अपनी तरफ आता देखकर काइट डर के मारे जॉन को वहीं अकेला छोड़कर भाग जाती है और जॉन पकड़ा जाता है। जॉन खुद को बचाने के लिए स्टीव का सामना करता है, पर उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और उसे हार माननी पड़ती है। अब स्टीव जॉन को एक कसिनो में ले आता है और उसे मारने के लिए एक म्यूजिक को प्ले
प्ले करता है, लेकिन जॉन मरने के बजाय उस म्यूजिक पे स्टीव टूथ के साथ एंजॉय करना शुरू कर देता है और उसके बाद वह जॉन से फ्रेंडशिप कर लेता है। अब स्टीव डिसाइड करता है कि वह जॉन को जाने देगा, लेकिन उससे पहले जॉन को स्वीट टूथ का शो अटेंड करना होगा। उस दौरान स्टीव टूथ से बात करने पर जॉन को पता चलता है कि स्टीव अपोकलिप्स के बाद से अकेला रह रहा है। मतलब साफ था कि स्टीव टूथ अकेलेपन की वजह से साइकोपैथ बन चुका था और साथ ही जॉन को यह भी पता चलता है कि स्टीव का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम हार्ली है। असल में हार्ली और कोई नहीं बल्कि एक पेपर बैग है। अब शो स्टार्ट करने से पहले स्टीव रिवील करता है कि काइट भी उसकी कैद में है। अब ये सुनने के बाद जॉन को थोड़ा धक्का लगता है, लेकिन जॉन का काइट को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का मन नहीं होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी जॉन को उसे बचाना ही पड़ता है क्योंकि जॉन की कार की चाबी काइट के पास थी। तब जॉन अपना दिमाग चलाता है और स्टीव को कन्विंस करता है कि उसका शो देखने के लिए जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा, इसलिए उसे काइट को जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। अब जॉन की ये बात स्टीव मान लेता है और शो खत्म होने के बाद स्टीव टूथ जॉन और काइट से फीडबैक मांगता है। हालांकि जॉन और काइट को शो काफी बेकार लगा, लेकिन फिर भी वे लोग उस शो को अच्छी रेटिंग देते हैं। लेकिन स्टीव को जॉन का ये रिप्लाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह इरिटेट होकर उसकी जान लेने का डिसाइड करता है कि तभी काइट जान बचाने के लिए सच कह देती है और उसे कहती है कि शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तब स्टीव को काइट की ऑनेस्टी काफी ज्यादा पसंद आती है और वह दोनों को छोड़ देता है और साथ ही स्टीव एक डिसीजन लेता है कि अब से वह शो दिखाने के लिए किसी भी इंसान को नहीं पकड़ेगा, बल्कि वह खुद को यहाँ से बाहर निकाल कर दूसरे लोगों को शो दिखाएगा। जिसके बाद कैसीनो को जलाकर स्टीव हार्ली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर लॉस वेगस के बाहर कुछ कैनिबल्स यानी कि इंसानों को खाने वाले लोग माइक और उसके दोस्त को पकड़े हुए थे। तभी वहाँ पर एजेंट स्टोन और उसके आदमी आकर माइक और उसके दोस्त को रेस्क्यू कर लेते हैं, अपनी यूनिट ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। अब उनकी यूनिट ज्वाइन करने पर माइक और उसके दोस्त को उन लोगों की जान लेनी होगी जो जरूरत के लिए सप्लाई को लूटते हैं। अब जिसके बाद ना चाहते हुए भी वे उसकी यूनिट को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां एजेंट स्टोन दोनों को स्नाइपर राइफल्स देता है और एक ट्रक के पास ले जाकर कहता है कि तुम दोनों को इस ट्रक की हिफाजत करनी होगी, मतलब कि उन्हें ट्रक के पास आने वाले आदमियों को मारना होगा। तभी ट्रक के पास दो लोग आते हैं जिनमें से एक को माइक शूट कर देता है जबकि दूसरे को उसका दोस्त शूट नहीं कर पाता है। तब माइक दूसरे को भी मार डालता है। अब इसके बाद एजेंट स्टोन माइक को शाबाशी देता है और स्टू को ऐसी गलती दोबारा ना करने की बात बोलकर वहां से चला जाता है। अब स्टोन माइक को शेपर्ड के साथ एक चेक पॉइंट पर ले जाता है। अब उसी दौरान जॉन और काइट भी वहां पर पहुंच गए थे। माइक जॉन से उसका लाइसेंस मांगता है, लेकिन जॉन उन लोगों को चेक पॉइंट पर देखकर काफी हैरान था क्योंकि चेक पॉइंट पर जॉन के पास जो मैप था उसमें से किसी भी चेक पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं थी। उसी वक्त काइट की नजर शेपर्ड पर पड़ती है जिसे देखकर वह उसे पहचान लेती है क्योंकि लाउड ने जब खुद को शूट किया था तब वहां पर शेपर्ड भी मौजूद था। शेपर्ड को देखकर काइट गुस्से में आकर उस पर अटैक करती है। तभी माइक काइट को स्टन गन से बेहोश कर देता है और एक बार फिर से काइट एजेंट स्टोन की कैद में आ गई थी और इस तरह साथ ही जॉन भी फंस जाता है। अब एजेंट स्टोन के आदमी जॉन और काइट को अरेस्ट करके अपने एरिया में ले जाते हैं जहां पर उन्हें ओपन रोड लाइसेंस मिलता है। वहीं शेपर्ड जॉन की गाड़ी की तलाशी ले रहा था, तब उसे जॉन की गाड़ी से एक मैप मिलता है। यह वही मैप था जिसे जॉन ने टॉमी से न्यू शिकागो जाने के लिए लिया था। शेपर्ड उस मैप को देखकर एकदम से शॉक रह गया क्योंकि उस मैप को एजेंट स्टोन के एरिया में आने वाले हर चेक पॉइंट को अवॉइड करके बनाया गया था। शेपर्ड मैप को लेकर सीधा एजेंट स्टोन के पास जाता है। तब स्टोन उस मैप को देखकर जॉन के साथ एक मीटिंग करने के लिए कहता है। जब जॉन सिचुएशन को बातों से संभाल ही रहा होता है, काइट उसके मुंह पर थूकर सब कुछ बिगाड़ देती है और अब सिचुएशन ये आ गई थी कि स्टोन को मैप मेकर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी जिसके लिए जॉन और काइट को काफी टॉर्चर किया जाता है। उन्हें लाउड म्यूजिक भी सुनाया जाता है। जॉन के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वह मैप मेकर को रिवील नहीं करता है। तब एजेंट स्टोन उन दोनों को जान से मारने का ऑर्डर देता है। तब स्टू जॉन और काइट की जान बचाने के लिए उन्हें वहां से कूदने के लिए कहता है, लेकिन वहां से हाइट बहुत ही ज्यादा थी। जिसके बाद जॉन स्टू को कन्विंस करता है कि वह उसे मारे ना। वह उसे ऑफर भी देता है कि वह भी उनके साथ यहाँ से भाग जाए ताकि वह भी स्टोन की तरह दूसरों पर ऑर्डर चला सकें। जॉन की इस ऑफर को सुनकर स्टू के मन में लालच आ जाता है और वह राजी हो जाता है। जॉन की चाबी और कुछ सप्लाई को कलेक्ट करता है ताकि वे लोग यहाँ से आसानी से निकल पाएं। इसी बीच काइट को पता चलता है कि एजेंट स्टोन टोपो का जा रहा है।
और इस मौके का फायदा उठाकर क्वाइट सीधा स्टोन के रूम में उसे मारने के लिए चली जाती है। लेकिन उस वक्त स्टोन वहाँ पर नहीं होता है और उसकी सीट पर शेपर्ड बैठा था। तब क्वाइट उसे स्टोन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जब वह स्टोन के बारे में नहीं बताता है तब वह गुस्से में आकर उसे मार डालती है। और इधर स्टोन के आदमियों को पता चल गया था कि जॉन और क्वाइट वहां से भाग गए हैं, लेकिन स्टू वहीं पर रह गया था क्योंकि वह जॉन की गाड़ी को धक्का दे रहा था। स्टू का दोस्त उसको जॉन की हेल्प करते हुए देख लेता है और उसकी इस गलती पर स्टू को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर स्टोन के आदमियों से बचकर जॉन और क्वाइट भाग रहे थे। उसी दौरान क्वाइट जॉन से कहती है कि वे उसे टोपोका तक छोड़ दें। तब हमें 2002 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस वक्त सारी चीजें खराब होने लगी थी। उस दौरान हम एजेंट स्टोन को देखते हैं जो कुछ लेडीज से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर परेशान होकर एजेंट स्टोन घर लौट आया, जहाँ पर उसके नेबर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर स्टोन के सारे सप्लाई को लेकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट ओनर स्टोन से हेल्प मांगने के लिए वहाँ पर आता है और वह उसे बताता है कि कुछ लोग उसके रेस्टोरेंट से उसकी फैमिली को फीड करने के लिए सप्लाई लूट रहे हैं। तब गुस्से में आकर स्टोन अपने फादर की गन उठाता है और उस रेस्टोरेंट के ओनर की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर स्टोन सभी लोगों को मार डालता है। और इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहां पर हम जॉन को देखते हैं जो कि फिलहाल स्टोन की कैद से बचकर भागने में कामयाब हो चुका था। क्वाइट जॉन को बताती है कि हमें टोपो को जाना है क्योंकि वहाँ पर एजेंट स्टोन का हेड क्वार्टर है। क्वाइट अपने भाई लाउड की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पर जाना चाहती है। अब जॉन और क्वाइट टोपोका जा रहे थे, तभी रास्ते में लिविंग सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उन्हें अरेस्ट कर लेता है और उनकी मुलाकात वैक्स नाम की एक लेडी से होती है। उसकी ग्रैंड मदर बीमार होती है और उसे अपनी दादी के लिए एक मेडिसिन चाहिए थी और इस काम को करने के लिए उन्हें मिल्कमैन की जरूरत होती है। और उस वक्त उनके पास जॉन से बढ़िया कोई आदमी नहीं था, इसलिए उन्होंने जॉन को पकड़ा था। अब अगर जॉन वो मेडिसिन ले आता है तो इसके बदले में वे लोग जॉन की कार को वेपन से अपग्रेड कर देंगे। जॉन भी इस डील के लिए मान जाता है और यहाँ से जॉन और क्वाइट डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर एबर जो कि वहां की हेड होती है वह उनका स्वागत करती है। उसको उन पर डाउट हो रहा था, इसलिए एबर उन्हें मेडिकेटेड चाय पिलाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन जब क्वाइट एबर को दादी के बारे में बताती है और साथ ही उसे कन्विंस करती है कि वे लोग दादी की हेल्प करना चाहते हैं, तब दादी के बारे में सुनते ही एबर उन्हें वहां से मेडिसिन देने का फैसला करती है और साथ ही उन दोनों को वहां से जाने देती है। और इस तरह वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब जब वे वापस जा रहे थे तब रास्ते में कुछ रिलीजियस लोग उनके पीछे पड़ गए और उनसे बचने के लिए उन दोनों को एक थिएटर में छुपना पड़ता है। वहां पर मूवी देखने के बाद जॉन क्वाइट की जैकेट को धो देता है और ये देखकर क्वाइट काफी अपसेट हो गई क्योंकि उस जैकेट पे उसके भाई लाउड का खून लगा था। कुछ देर बाद जॉन और क्वाइट वहां से सीधा निकलकर दादी के पास पहुंचते हैं। तब वहां पर पहुंचने के बाद वैक्स उन्हें बताती है कि असल में दादी को जो बीमारी थी वह किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती है। असल में ये दवाई दादी इसलिए मंगा रही थी ताकि उसे खाकर वे आसानी से मर सकें। अब ये बात सुनकर जॉन और क्वाइट को थोड़ा सा अजीब लगता है, जिसके बाद दादी उस प्लांट से चाय बनाती है और चाय पीने के बाद दादी उन सबको एक बात कहती है कि दुनिया में अगर कोई भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वह है समय। और ये कहने के बाद दादी मर जाती है, जिसके बाद वैक्स अपनी दादी की कार को अपने कंटेनर से बाहर निकाल देती है जो कि चलता फिरता एक घर था। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग एक पार्टी करते हैं। शायद ये पार्टी उसके दादी के जाने की वजह से थी। अब इसके बाद जॉन और क्वाइट वहां से अपने रास्ते पर वापस चल पड़ते हैं। काफी देर तक चलने के बाद जॉन और क्वाइट टोपोका पहुंच जाते हैं, इसलिए वे जॉन से कहती है कि तुम अब शिकागो के लिए लौट जाओ, पर जॉन उसकी बात को नहीं मानता है। तब वे दोनों एक दूसरे से अलग होने से पहले एक विक्ट्री बियर चीयर्स करते हैं और उस दौरान क्वाइट जॉन को बेहोश करके एजेंट स्टोन को मारने के लिए अकेले ही हेड क्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है। उधर एजेंट स्टोन ने क्वाइट को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को चेक पॉइंट पर अपॉइंट कर दिया था। उधर क्वाइट एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उनकी पेट्रोल गाड़ी लेकर खुद ही एजेंट बनकर आगे बढ़ने लगती है और खुद को एजेंट स्टोन का आदमी बताते हुए आराम से हेड क्वार्टर में एंटर कर जाती है। लेकिन उस वक्त वहां पर मौजूद सारे एजेंट को देखकर क्वाइट सोचती है कि वह आखिर यहाँ पर क्यों आई। अगर वह पकड़ी गई तो ये लोग उसे मार डालेंगे। तभी क्वाइट को अचानक से हेलुसिनेशन होने लगते हैं
उसे लगता है कि लाउड उसके कान में विस्पर करते हुए कह रहा है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसी वक्त क्वाइट की नजर एक स्टेचू पर पड़ती है जो कि टोपोका के सेंटर में मौजूद था और वह स्टेचू किसी और का नहीं बल्कि स्टोन का ही था। उसे देखकर क्वाइट को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग स्टोन को भगवान की तरह मानते हैं जो रूल एंड ऑर्डर पास करता है। तभी अचानक एक एजेंट क्वाइट को पहचान जाती है। तब क्वाइट उसे अपनी गाड़ी से धक्का देकर वहां से भागने लगी। लाउड अभी भी क्वाइट को समझा रहा था कि उसे ये आइडिया छोड़ देना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्वाइट की गाड़ी के पीछे बहुत सारे एजेंट पड़ चुके थे। उसी वक्त वह डिसाइड करती है कि यहाँ से भाग जाने में ही उसकी भलाई है, लेकिन तब तक उसकी गाड़ी चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब क्वाइट के पास कोई और चॉइस नहीं बचती है और उसका सामना एजेंट स्टोन से वहाँ पर हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या क्वाइट एजेंट स्टोन को खत्म करके अपने भाई की मौत का बदला ले पाएगी या फिर वह खुद ही मारी जाएगी? आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके जरूर बताना। हम जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं जहां पर आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में।